नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया भारतीय संविधान की इस संपूर्ण श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे अनुसूची 9 के बारे में, जो वर्तमान में सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। यदि आपको ज्ञात हो तो मैं बता दूं ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक याचिका में निर्णय सुनाते हुए ये कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। बस यहीं से राजनीतिक गलियारों में इस पर बहस शुरू हो गई है और तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर विचार मंथन कर रही हैं कि इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। तो मैं आपको बताता हूं कि ये क्या वाकया है। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु सरकार जो है, तमिलनाडु में जो मेडिकल पाठ्यक्रम है वहां पर ओबीसी को, अन्य पिछड़ा वर्ग को 50% आरक्षण का प्रावधान है। तो संघ सरकार ने इस जो आरक्षण व्यवस्था को है वहां से समाप्त करने का प्रावधान किया था। तमिलनाडु सरकार ने इस संघ सरकार के फैसले के विपरीत सुप्रीम कोर्ट में शरण ली और एक याचिका दायर की थी, जिसमें तमिलनाडु और वहाँ के कई राजनीतिक दलों ने यह मांग की थी कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में जो ओबीसी 50% आरक्षण व्यवस्था है इसे बहाल किया जाए, क्योंकि यह तो अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तब सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर सुनवाई करते हुए पक्षकार से पूछ लिया कि अनुच्छेद 32 का प्रयोग केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में ही किया जाना चाहिए। तो आरक्षण तो कोई मौलिक अधिकार है ही नहीं। तो आप हमें यह बताएं यहाँ किसका और कैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तब से लेकर अब तक वर्तमान में आरक्षण एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अब कई राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहे हैं कि इस आरक्षण व्यवस्था को भारतीय संविधान की अनुसूची 9 में जोड़ा जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब राजनीतिक दलों द्वारा इस प्रकार की मांग की जा रही है। विशेषकर तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दल ये मांग कर रहे हैं कि इस आरक्षण व्यवस्था को, आरक्षण से जुड़े प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाना चाहिए। इसी कारण हमारी अनुसूची 9 काफ़ी चर्चित बनी हुई है दोस्तों। तो आज हम भारतीय संविधान की अनुसूची 9 और उससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल तैयार होंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची 9। देखिए दोस्तों, अनुसूची 9 किससे संबंधित है? तो मैं अनुसूची 9 का संबंध बताऊं भूमि सुधार कानून और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से है। आप कहेंगे सर, भारतीय संविधान में अनुसूची 9 की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रारंभ में हमारा जब संविधान शुरू हुआ था, जिसे हम 9वीं अनुसूची की पृष्ठभूमि के रूप में भी याद रख सकते हैं। हमारा संविधान शुरू हुआ, उसके बाद में जैसे सरकार ने जमींदारी प्रथा का समाप्त करने का और भूमि सुधार कानून लागू करने का प्रयास किया। इसका प्रयास करने का कारण ये था दोस्तों कि भारतीय संविधान का निर्माण हो चुका था और आपको ज्ञात है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आम जनता की भागीदारी भी बहुत थी, क्योंकि आपको पता है किसानों और मजदूरों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया था। अब वे किसान जो किसी जमीन पर कार्य कर रहे हैं, वो किसी जमींदार के अधीन है और उस जमीन पर उसका कोई मालिकाना हक नहीं है। ऐसी स्थिति में उसके लिए अपने परिवार का संपूर्ण पालन पोषण करना बड़ा ही जटिल हो गया। अब इन विषम परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए संघ सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भूमि सुधार कानून लागू किए गए, जिन्हें आपके
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की अदालतों में चुनौती दी गई, क्योंकि दोस्तों आपको ज्ञात होगा संपत्ति का मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में विद्यमान था और इसी के आधार पर न्यायपालिका में इन्हें चुनौती दी जाती रही। अब इसी के दौरान बिहार की एक अदालत ने इन सुधारों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो सरकार के सामने बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो गई कि अब इन सुधारों को विषम परिस्थितियों में कैसे जारी रखा जाए और कानूनी दांवपेच से कैसे बचा जाए। तो इसी के संबंध में भारतीय संविधान में सबसे पहले प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, साथ ही भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31B भी जोड़ा गया, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको पृष्ठभूमि समझ में आई होगी। तो देखिए दोस्तों, अनुसूची 9 भूमि सुधार कानून और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। अब देखिए दोस्तों, अनुसूची 9 का संबंध संविधान के अनुच्छेद 31B से है। जैसा मैंने आपको कहा, अनुसूची 9 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B से है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। आपको ज्ञात है हमारे भारतीय मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, अर्थात 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची का सृजन संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत प्रथम संविधान संशोधन 1951 की धारा 14 के द्वारा किया गया था। यहां पे काफी महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि 9वीं अनुसूची का सृजन किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया। तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B के आधार पर किसका सृजन किया गया है? अनुसूची 9 बनाई गई है। हालांकि दोनों का निर्माण एक ही अधिनियम के माध्यम से हुआ था, लेकिन ये अनुच्छेद 31B के तहत ही हमारी जो अनुसूची 9 है, इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, जिसको हम अभी आगे बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां आपके जो सवाल पूछे जाते हैं वो मुख्य रूप से आपके सवाल जो बनते हैं वो यही बनते हैं कि भाई 9वीं अनुसूची का संबंध किस अनुच्छेद से है? 31B से है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद में 9वीं अनुसूची का सृजन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। बहुत सी बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में अनुसूची 9 कब जोड़ी गई? 1951 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। आगे बात करते हैं। देखिए, किस धारा के तहत जोड़ी गई? अगर जैसे ही आप कोई बड़ा कंपटीशन देते हैं, बड़ा एग्जाम देने जाते हैं, तो आपसे सीधा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में अनुसूची 9 प्रथम संविधान संशोधन की किस धारा के तहत जोड़ी गई? धारा 14 के तहत अनुसूची 9 जोड़ी गई थी दोस्तों, और धारा 5 के तहत आपका अनुच्छेद 31B जोड़ा गया था, जिसको भी अभी हम यहां पढ़ेंगे। यानी कि अनुच्छेद 31B या 31 ख, हिंदी में लिखेंगे तो अनुच्छेद 31 ख और इंग्लिश में लिखेंगे तो अनुच्छेद 31B। आपको मैंने पहला ही कहा था, भारतीय संविधान का सामान्य परिचय हमने एक सबसे पहली हमारी जो तीसरी जो हमारी क्लास थी, संविधान और संविधान के प्रकार, इसके बाद में हमने यहाँ जो बात की थी भारतीय संविधान का सामान्य परिचय, मैंने उसमें बताया था कि आपको अनुच्छेदों को इंग्लिश में और हिंदी में किस प्रकार लिखना है, कौन से अनुच्छेद स्वतंत्र अनुच्छेद हैं, कौन से अनुच्छेद मूल अनुच्छेद हैं, इनका आपको काफ़ी ध्यान रखना है दोस्तों। तो यदि आपने हमारी पुरानी क्लास नहीं देखी है तो आपको जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको एक एक टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो आइए आगे बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 31B या ख संविधान में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 5 के तहत अंत्य स्थापित किया। मैंने आपको भी बताया था किस धारा के तहत? धारा 5 के तहत अंत्य स्थापित किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नवीं अनुसूची को संविधान में जोड़ने का प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया? जवाहरलाल नेहरू। किस प्रधानमंत्री के द्वारा इसे पारित करवाया गया? जवाहरलाल नेहरू। 9वीं अनुसूची
को भारतीय 9वीं अनुसूची का जो प्रस्ताव था वो भारतीय संसद से पारित होकर एक अधिनियम बनने जा रहा था, तो उस विधेयक पर भारत के किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, या उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, पुलिस कांस्टेबल पटवार ऐसे एग्जाम्स में सीधा सा आपसे ये सवाल पूछ लेता है। यूपीएससी पीसीएस में आपके ये सारे सवाल ऊपर वाले बनते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है अनुसूची 9 के संबंध में, इस प्रकार से आपसे सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो आपको एक एक लाइन कंसेप्ट के साथ पढ़ते हुए आगे चलना है। इसके बाद में देखिए, अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण का प्रावधान करती है। ये इस अनुच्छेद की हेडिंग है। इसके अंदर क्या है, इसमें डिटेल में क्या बताया गया है? देखिए दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अनुच्छेद 9वीं अनुसूची में किसी भी कानून के विद्यमान रहते हुए या न्यायपालिका के द्वारा किसी भी निर्णय को असंवैधानिक घोषित करने के पश्चात वे सभी संसद या राज्य विधानमंडलों के द्वारा निर्मित कानूनों के अंतर्गत आएंगे। अर्थात अब मैं आपको सीधा कह दूं, यदि न्यायपालिका किसी चीज को असंवैधानिक करार देती है, उसे असंवैधानिक घोषित भी कर देती है, तो भी उसे न्यायपालिका में चले, तो भी उसे उस एक्ट को जो है इस अनुसूची के अंतर्गत जो कानूनी प्रावधान लागू किए गए हैं वो उस पर किसी भी प्रकार से प्रभावी नहीं होगा। अर्थात न्यायपालिका यदि इस संबंध में कोई फैसला देती है तो वो क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। आप यहां थोड़ा समझने का प्रयास करना। यदि संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो भूमि सुधारों, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित हो और जिसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया हो, तो 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका द्वारा नहीं की जा सकती। वहां यह साफ साफ लिखा गया है। लेकिन आगे वर्तमान में काफ़ी चेंजेज हो गए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। वर्तमान में न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती है, कैसे कर सकती है, किस आधार पर करेगी, इसकी भी हम बात करेंगे। अब देखिए, उद्देश्य क्या था? हमसे कई बार सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुसूची 9 को भारतीय संविधान में जोड़ने का उद्देश्य क्या था। स्पेशली आप जब आरएस मेंस का एग्जाम देते हैं तो वहाँ सीधा आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि हमेशा ये चर्चा में बना रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं। तो हमेशा याद रखना है, भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना ही अनुसूची 9 का उद्देश्य था। जैसा हमने बात की, अनुच्छेद 31B जोड़ा, अनुसूची 9 जोड़ी, क्योंकि भूमि सुधार कानून लागू करते समय सरकार को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि न्यायालय द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित किया गया था। फिर आगे देखिए, अनुसूची 9 में संघीय व राज्य कानूनों की सूची शामिल की गई है। मैंने जैसा कहा, संसद और राज्य विधानमंडल इस पर कानून बना सकती हैं, तो संघ सरकार और राज्य सरकार के जो कानून हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है, जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि जो इस अनुसूची में जिन कानूनों को शामिल किया गया उसे न्यायपालिका में हम चुनौती नहीं दे सकते। यहां यह प्रावधान किया गया था मूल संविधान के अंतर्गत। अनुसूची 9 में मुख्यतः भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को शामिल किया गया। अनुसूची 9 में मुख्यतः किसको शामिल किया गया था? भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया था। लेकिन इसी के साथ तमिलनाडु सरकार के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े 69% आरक्षण के कानूनी प्रावधानों को भी अनुसूची 9 में शामिल किया गया था। 69% पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित 69% आरक्षण की व्यवस्था जो तमिलनाडु में लागू है, उसे भी अनुसूची 9 में शामिल किया गया था। ठीक है, अब शुरुआत में अनुसूची 9 में 13 कानूनों को शामिल किया गया था और वर्तमान में अनुसूची 9 में 284 कानून शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अगर कानून न्यायपालिका द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो वह कानून लागू होने की तिथि से 9वीं अनुसूची में शामिल होना माना जाएगा। जो मैंने पहले बताया वही लाइन यहां पर है, दोबारा देखिए। अगर कोई कानून न्यायपालिका द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया, मान लीजिए न्यायपालिका ने कहा कि यह संविधान के अनुसार सही नहीं है, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अर्थात जैसा कहा कि मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में हमारे क्या हैं?
आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये न्यायपालिका ने कहा, तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो उसके पश्चात यदि सरकार चाहे तो उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर सकती है, तो वह कानून लागू होने की तिथि से 9वीं अनुसूची में शामिल समझा जाएगा। अर्थात जिस दिन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया था, उसी तिथि से 9वीं अनुसूची में लागू होना माना जाएगा। यानी कि संविधान के प्रारंभ से ही आरक्षण व्यवस्था कहां थी? 9वीं अनुसूची में थी। ऐसा माना जाएगा जब से 9वीं अनुसूची प्रारंभ हुई है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में उतार लीजिए। चलिए मैं आगे की बात भी आपको यहीं जो है वर्बली बता देता हूं, फिर मैं आपको रिटर्न में लिखवा दूंगा। अब इसके संदर्भ में यदि हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया और उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि अनुसूची 9 में डाली गई कोई विषय वस्तु या अनुसूची 9 में डाली गई कोई विषय वस्तु भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है कि जो संविधान के मूलभूत ढांचे और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, ऐसा कोई भी कानून, ऐसी कोई भी विधि संविधान के किसी भी पार्ट में हो, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। दोबारा कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2007 में एक निर्णय दिया गया और उस निर्णय में यह बताया गया कि कोई भी कानून जो संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अनुसूची 9 के संबंध में भी फैसला दिया गया कि अनुसूची 9 में 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए सभी कानूनों की न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है। अब आप कहेंगे कि सर 24 अप्रैल 1973 के बाद में जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, क्योंकि दोस्तों न्यायपालिका ने संविधान के मूलभूत ढांचे की संरचना का प्रतिपादन केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य मामले में पूर्णतया स्पष्ट किया था। तो आपको पता है केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य भी जिसे हम कहते हैं, और केशवानंद भारती वर्सेज भारत संघ मामला जो उसका फैसला था वो 24 अप्रैल 1973 को आया था। उसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में यह फैसला दे दिया कि यदि सरकार के द्वारा 9वीं अनुसूची में किसी भी प्रकार की कोई सामग्री ऐसी डाली गई जो संविधान के मूलभूत ढांचे के विपरीत, मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करती है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उसकी न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो दोस्तों ये आपकी अनुसूची 9 थी, जिसको आपको काफ़ी समझ में आया होगा। तो 2007 का निर्णय जो है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरी वॉइस के द्वारा मैंने आपको काफ़ी बताने का प्रयास किया है। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं आपकी यहाँ से कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची 9 थी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।